Hello student, in this chapter number 10, that is the mechanical properties of fluid, so far whatever we have studied was of fluid statics. ठीक है, तो हमने fluid statics कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बाकी है जो कि आगे है, तो वो मैं आपको न्यूमेरिकल बाद में करवाऊंगा. बट फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे वो सब हमने फिनिश कर दिए हैं. सो फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर आई एम स्टार्टिंग द फ्लूइड डायनेमिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन किया था. इन द फ्लूइड स्टैटिक्स द फ्लूइड इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट. तो अभी तक जो भी फ्लूइड था वो रेस्ट पोजीशन में था. बट अब से हम जो डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, तो उसमें जो फ्लूइड होगा दैट विल बी इन द मोशन. समझ में आया? ठीक है. तो स्टूडेंट, इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लूइड डायनेमिक्स, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, देखो ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स होता है ना, उसमें फ्लूइड का फ्लो होता है क्योंकि उसका नाम ही है डायनेमिक्स. तो डायनेमिक्स मतलब रिलेटेड टू द मोशन. सो हियर द फ्लूइड विल बी इन मोशन. सो इन रेफरेंस टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड there are certain terminologies, there are a few laws, principles, phenomena. So all these things we have to discuss in this section, that is fluid dynamics. So सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है. ठीक है, ओके. तो एक मैं डेफिनेशन सबसे पहले लिखता हूं स्ट्रीमलाइन की. स्ट्रीमलाइन, the path of motion of fluid particle is called streamline. क्या होती है स्ट्रीमलाइन? The path of motion of fluid particle is called streamline. देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्लूइड के फ्लो की. ठीक है, तो जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो उस फ्लो के अंदर जो पार्टिकल है, फ्लूइड का पार्टिकल, वो मूव करता है. तो जो फ्लूइड के पार्टिकल का जो पाथ होता है, जिस पाथ के ऊपर फ्लूइड का पार्टिकल मूव करता है, उस पाथ को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन कहते हैं. समझ में आया? एक बार फिर से, स्ट्रीमलाइन मीन्स द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल. व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग, द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज मूविंग. सो द पाथ ऑन विच द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज मूविंग इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो. समझ में आया आपको ये? ठीक है, ओके. सो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहां पर समझा, दैट इज द स्ट्रीमलाइन. नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द, कौन सा टर्म है? स्टेडी फ्लो. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. स्टेडी फ्लो, the flow in which velocity of each fluid particle remains constant with time at every point. Is called स्टेडी फ्लो. तो स्टेडी फ्लो क्या होता है समझो.
the flow in which velocity of each fluid particle remains constant with the time at every point is called steady flow. देखो steady flow के अंदर जो फ्लूइड का हर पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, इन अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ ईच फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड द स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सुन के आपको स्टेडी फ्लो का मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली स्टेडी फ्लो होता क्या है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझो स्टूडेंट। इन द स्टेडी फ्लो व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग, velocity of every fluid particle remains constant at every point. In the steady flow, when the fluid particle is moving, then while passing through the given point, the velocity of the particle remains constant. मैं आपको एक ड्राइंग करके समझाता हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ की है, ये किसकी फिगर है? दिस इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। स्टूडेंट, आप लोगों ने कोई कार्टून एनिमेशन के अंदर, बराबर, जो एनिमेशन मूवी होती है, कार्टून्स मूवी होती है या प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिक्विड का फ्लो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। सो इफ देयर इज ए रिवर फ्लो, तो रिवर का जो फ्लो होता है वो इस टाइप का होता है ना। आप लोगों ने कार्टून मूवीज के अंदर उस टाइप का फ्लो देखा होगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस काइंड ऑफ फिगर। आपको समझ में आया कि ये फिगर ऐसी क्यों है? बिकॉज द फ्लो ऑफ लिक्विड इज ऑफ दिस मैनर, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस काइंड ऑफ फिगर। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्लूइड के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, राइट। नाउ इन दिस फ्लो ऑफ फ्लूइड आई कंसीडर 3 पॉइंट्स। दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q एंड दिस इज द पॉइंट R। तो ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट एंड ये है R पॉइंट, राइट। ओके, नाउ द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू द पॉइंट P। एक बात समझो स्टूडेंट कि ये जो P है वो P कोई पार्टिकल नहीं है। P, Q and R are not the particles. P, Q and R are the points in the flow of liquid. जो लिक्विड का मतलब फ्लूइड का जो फ्लो है, उस फ्लो में 3 पॉइंट्स है। एक है P पॉइंट, सेकंड इज Q पॉइंट एंड द थर्ड इज R पॉइंट। सो एट पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज Vp। मैं इसको वेक्टर Vp से रिप्रेजेंट करता हूं। एट पॉइंट Q, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल is Vq and at point R, the velocity of the fluid particle is Vr. So what I am telling you, listen once again very carefully. Student, in the steady flow, the velocity of every particle remains constant with time at each point, at every point. That means when any particle passes through the point P, its velocity will be Vp. Are you getting my point? When any particle passes through the point P, its velocity will be Vp. When that particle passes through the point Q, at point Q, its velocity will be Vq. When the same particle passes through the point R, its velocity will be Vr. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब
कि जो फ्लूइड का फ्लो है उसमें एक पार्टिकल कंसीडर करो, जब वो पार्टिकल P पॉइंट से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी Vp होगी, जब वो पार्टिकल Q पॉइंट से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी Vq होगी, जब वो पार्टिकल R पॉइंट से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी Vr होगी। सो हियर Vp, Vq एंड Vr आर कांस्टेंट विथ टाइम। मैं यहां पर लिख रहा हूं Vp, Vq एंड Vr आर कांस्टेंट विथ टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई फ्लूइड का पार्टिकल, देखो फ्लूइड में कितने पार्टिकल्स होते हैं, वी कैनॉट काउंट, बिलियंस ऑफ पार्टिकल है, करोड़ों पार्टिकल है, बराबर। तो वो जब करोड़ों पार्टिकल्स वन बाय वन करके P से पास होंगे तो वो सभी पार्टिकल की P पॉइंट पर वेलोसिटी Vp होगी। आई बात समझ में? जब वो सभी पार्टिकल Q पॉइंट से पास होंगे तो उनकी वेलोसिटी Q पॉइंट पर Vq होगी, जब वो सभी पार्टिकल R पॉइंट से पास होंगे तो उनकी वेलोसिटी R पॉइंट पर Vr होगी। बट स्टूडेंट, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। क्या नेसेसरी नहीं है? कि Vp इज इक्वल टू Vq इज इक्वल टू Vr। मतलब कोई एक पार्टिकल है, अगर वो P पॉइंट पर से पास होता है तो P पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी Vp है, जब वो पार्टिकल Q पॉइंट पर से पास होगा तो Q पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी P पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी उससे डिफरेंट हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। एट पॉइंट R the velocity of the same particle will be Vr. So this Vr may be equal to Vq but not necessary. जरूरी नहीं है कि पार्टिकल की P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर एंड R पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल होगी। समझ में आया? उसकी जो वेलोसिटी होगी वो P पॉइंट पर इक्वल होगी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जब P पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी Vp ही होगी, अगर वो पार्टिकल Q पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी Q पर Vq ही होगी, और R पर जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी R पर Vr ही होगी। देखो शायद आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वैल्यू लेके समझाता हूं। सपोज हियर 1 मीटर पर सेकंड, हियर 1.2 मीटर पर सेकंड एंड हियर सपोज इट इज 1.5 मीटर पर सेकंड। सो सपोज देयर इज अ पार्टिकल, when that particle comes to point P पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। जब वो पार्टिकल Q पर आएगा तो Q पर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 1.2 मीटर पर सेकंड। जब वही पार्टिकल R पर आएगा उसकी वेलोसिटी होगी 1.5 मीटर पर सेकंड। बट एनी पार्टिकल कमिंग टू पॉइंट P, अगर P पर कोई भी पार्टिकल आता है, मतलब 1 2 3 4 5 कितने पार्टिकल्स हैं? बिलियन पार्टिकल्स है। तो 1 से लेकर बिलियन तक कोई भी पार्टिकल जब P पॉइंट पर आएगा तो P पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन दोस बिलियन पार्टिकल्स कम्स टू पॉइंट Q, देयर वेलोसिटी विल बी 1.2 मीटर पर सेकंड। सेम वे फॉर पॉइंट R आल्सो। तो आपको बात समझ में आई होगी। In the steady flow, velocity of the fluid particle remains constant with time while passing through a given point. जब भी given point से particles पास होते हैं तो उनकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं, जब भी कोई पार्टिकल गिवन पॉइंट से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। समझ में आया? ओके, सो व्हेन एनी पार्टिकल passes through the point P, then its velocity remains constant with the time at point P. ठीक है? Now these particles will have a definite path.
द पार्टिकल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विल हैव अ डेफिनेट पाथ। कहने का मतलब ये है कि जो P पॉइंट पर पार्टिकल आएगा वो P से Q पर ही जाएगा और फिर वो पार्टिकल Q से R पर ही जाएगा। सो द पाथ ऑफ पार्टिकल, ये मैं आपको नई बात बता रहा हूं, द पाथ ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू द पॉइंट P इज डेफिनाइट। The path of particle passing through the point P is definite। कहने का मतलब ये है कि P पॉइंट पर जो पार्टिकल आएगा वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि P पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल आया तो फर्स्ट पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा और जो सेकंड पार्टिकल है वो ऐसे जाएगा, जो थर्ड पार्टिकल है वो ऐसे जाएगा। नो स्टूडेंट, दिस इज नॉट द सिचुएशन इन द स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। इस टाइप की सिचुएशन कोई और फ्लो के अंदर होती है। समझ में आया? तो स्टेडी फ्लो के अंदर द पाथ ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज आल्सो डेफिनाइट। तो दिस डेफिनाइट पाथ ऑफ ए पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन। तो मैंने इस स्ट्रीमलाइन की एक और डेफिनेशन आपको दी, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि द डेफिनाइट पाथ, डेफिनाइट मतलब फिक्स, द डेफिनाइट मतलब कि फिक्स्ड पाथ ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू a given point in steady flow is called streamline। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको फिगर में ये जो दिख रही है, ये ऐसा जो शेप दिख रहा है, ये क्या है? ये एक स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन मतलब डेफिनाइट पाथ ऑफ ए पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन द स्टेडी फ्लो इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन। आई बात समझ में? ठीक है, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूं स्टूडेंट। इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट, ये स्ट्रीमलाइन है। इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन, देन दैट टेंजेंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है, एक बार फिर से बोलूं। इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट, then that tangent gives the direction of velocity of the particle at that point। कहने का मतलब मेरा ये है कि P पॉइंट पर अगर आप स्ट्रीमलाइन को टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट हुआ, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में। सेम में अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जहां पर मैंने पेन रखी है, तो फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। You know how to draw a tangent to the curve at a given point, बराबर? Similarly, अगर आप Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो that tangent will be in this direction। So this is about the streamline flow। समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो मैंने आपको streamline flow explain किया। Okay, now student, I also explain you one more term, and that term is known as the tube of flow। कौन सा टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? ट्यूब ऑफ फ्लो। तो क्या होता है ट्यूब ऑफ फ्लो, बराबर? सो इफ वी एज्यूम सेट आपको पता है ना, बराबर? सेट क्या होता है? सेट मतलब आप ऐसा समझो कि ग्रुप। सेट मतलब क्या? ग्रुप, कलेक्शन, बराबर? ठीक है, तो इफ वी एज्यूम अ सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन
passing through a given region, then it is formed ट्यूब ऑफ फ्लो। देखो ये डेफिनेशन जो है ना स्टूडेंट के मैंने मेरे हिसाब से बनाई हुई डेफिनेशन है, ठीक है। सो इफ वी एज्यूम सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू अ गिवन रीजन में से जितनी भी स्ट्रीमलाइंस पास हो रही है उसका जो सेट है उसको क्या कहते हैं, ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक ट्यूब ऑफ फ्लो ड्रॉ करके समझाता हूं। Like this, there is point P, there is a point Q, there is a point R, ठीक है। तो स्टूडेंट वी हैव दिस ट्यूब ऑफ फ्लो। तो देखो ये जो ट्यूब ऑफ फ्लो होता है वो एक ट्यूब के शेप में होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्यूब ऑफ फ्लो, बराबर, ओके। एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज वन स्ट्रीम लाइन, दिस इज सेकंड स्ट्रीम लाइन, इसको मिडल वाले को भी बोल सकते हैं, दिस इज सेकंड स्ट्रीम लाइन and this is the third streamline. So you can see that definite number of streamlines are passing through the different point. For an example, ये जो point P है, okay, if I consider a cross section at this point, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, this is the cross section at point P, this is the cross section at point Q, this is the cross section at point R. So here the same set of streamlines are passing through the point P, Q and R. तो P पॉइंट में से 3 स्ट्रीमलाइंस पास हो रही है, 1, 2, 3. सिमिलरली थ्रू द पॉइंट Q ऑल्सो सेम नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर पासिंग, ठीक है। स्ट्रीमलाइन मतलब द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। फ्लूइड पार्टिकल जिस पाथ पर मूव करते हैं उस पाथ को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। सिमिलरली ये जो पॉइंट R है वो पॉइंट R पर भी मैंने एक क्रॉस सेक्शन इमेजिंग किया है, एंड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ऑल्सो सेम सेट ऑफ स्ट्रीमलाइन, सेम नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस, 3 नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर पासिंग, ठीक है। तो ये जो एक ट्यूब लाइक रीजन है, कैसा रीजन है, ट्यूब लाइक रीजन। ट्यूब होती है ना ट्यूब, बराबर, जैसे कि पाइप, पानी छिड़कने वाली पाइप, वो भी एक ट्यूब ही है। तो ये जो ट्यूब लाइक रीजन है उस ट्यूब लाइक रीजन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा ट्यूब ऑफ फ्लो का एक थोड़ा और आइडिया में देता हूं। देखो आपके घर में, सभी के घर में नल तो होता ही है, पानी का नल होता है, ठीक है, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। और अगर आपके घर में पाइप है, वो जो फ्लेक्सिबल पाइप आती है टू वाटरिंग द प्लांट्स, बराबर, प्लांट्स को पानी डालने के लिए जो पाइप आती है, ठीक है। तो मेरे पास अभी पाइप तो है नहीं, पर ये मार्कर पेन है, तो इस मार्कर पेन को आप वो पाइप इमेजिन करो। तो यहाँ पर मैंने उस पाइप को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये पाइप है और इस पाइप में से फ्लो आएगा। अगर मैं नल को चालू करूंगा तो इसमें से क्या आएगा, फ्लो आएगा, बराबर। तो वो जो फ्लो होता है, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। ये पाइप है सपोज, ठीक है, एंड दिस इज द ओपन एंड। तो इसमें से पानी निकलेगा, तो वो जो पानी निकलेगा ना स्टूडेंट, वो ऐसा होगा, उसका जो फ्लो है, ये देखो जहां पर मैंने पेन रखी है उसके लेफ्ट साइड पर पाइप है और उसके राइट साइड पर तो पाइप नहीं है, उसके राइट साइड पर क्या है, ऑन द राइट साइड देयर इज अ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो बिल्कुल उस पाइप के शेप के जैसा है। मतलब this is water and this is the pipe, but the shape of this water coming out from the pipe is same as this pipe. The shape of the water coming out from the pipe is same as this pipe. तो ये जो होता है इसको कहते हैं
ट्यूब ऑफ फ्लो। ये ट्यूब को ट्यूब ऑफ फ्लो नहीं कहते हैं, बराबर। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता रहा हूं अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टूडेंट, टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाट आई एम टेलिंग यू, टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मतलब क्रॉस भी लिख सकता हूं मैं, नेवर क्रॉस ईच अदर। आपको दिख रहा होगा फिगर में कि ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन है और ये थर्ड स्ट्रीमलाइन है। तो ये दोनों स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। हाँ, पर अगर फ्लो स्टीडी नहीं है, देन द स्ट्रीमलाइन may cross each other, but in the steady flow two streamlines never intersect each other. So this is about the streamline and the steady flow, right? Student, our next topic is equation of continuity. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नेचर में, हमारे सराउंडिंग में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहां पर अप्लाई होता है वो भी मैं आपको टॉपिक के एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने आपको ट्यूब ऑफ फ्लो एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस स्ट्रीमलाइन, राइट? The path of motion of fluid particle is known as the streamline, and if we consider the number of streamlines, just a moment, sorry for the disturbance, student. So I explain you about the tube of flow, right? So if we consider a set of streamlines, then we will have a tube of flow. So in this figure I have shown you the tube of flow. ठीक है, now here there are three cross sections, one at point P, second at point Q and the third at point R, and these cross sections are perpendicular to the flow. मतलब आप समझ गए होंगे कि जो क्रॉस सेक्शन है, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो है ये एक क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो फ्लो को परपेंडिकुलर है, मतलब फ्लो अगर इस पेन के डायरेक्शन में है, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल पकड़ के रखा है, तो जो क्रॉस सेक्शन है वो उसको परपेंडिकुलर है, बराबर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी एक क्रॉस सेक्शन है, बट इट इज अ बिगर क्रॉस सेक्शन, बट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द फ्लो. This is the cross section at point Q. Similarly, here also there is a cross section, right? Now here, same set of streamlines are passing through all the cross section. मतलब P point पर जो cross section है, उसमें से तीन streamlines पास हो रही है. ये first streamline, ये second streamline, ये third streamline. Similarly, यहाँ पर Q पर से भी same तीन ही streamline पास हो रही है और R point पर जो cross section है उसमें से भी तीन ही स्ट्रीमलाइंस पास होंगे. देखो स्टूडेंट, एवरी पार्टिकल फॉर्म्स अ स्ट्रीमलाइन, बराबर. तो यहां से ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये सेकंड स्ट्रीमलाइन है और ये थर्ड स्ट्रीमलाइन है. ठीक है, सो हियर वन थिंग यू रिमेंबर दैट द टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो दो स्ट्रीमलाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. ओके, सो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस, मतलब इससे साबित क्या होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंस क्या है. सो कंसीक्वेंस ऑफ दिस इज दैट द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, mass of the fluid passing through this cross section and the mass of the fluid passing through this cross section is equal. देखो ये बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. P पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है that is smaller as compared
टू द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट Q। Q पॉइंट पर आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो बहुत ही बड़ा क्रॉस सेक्शन है। P पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है वो कंपैरेटिवली छोटा क्रॉस सेक्शन है, बराबर। तो आप क्या सोचोगे कि P पॉइंट पर से जो फ्लूइड पास होगा उसका मास कम होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन छोटा है। Q पॉइंट पर से जो फ्लूइड पास होगा उसका मास ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर क्रॉस सेक्शन इज लार्जर। बट स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? बिकॉज टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और स्ट्रीमलाइन क्या होती है? स्ट्रीमलाइन इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, बराबर। तो यहां पर तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए, कन्वीनियंसी के लिए तीन ही स्ट्रीमलाइंस कंसीडर की है, बट देयर विल बी अ नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। तो आप ऐसे ही एक और स्ट्रीमलाइन कंसीडर कर सकते हो। फिर यहां पर भी एक ऐसी स्ट्रीमलाइन होगी। सिमिलरली हियर आल्सो देयर विल बी अ स्ट्रीमलाइन। यहां पर भी स्ट्रीमलाइन होगी। ये एक ऐसी स्ट्रीमलाइन होगी, फिर ये ऐसी एक स्ट्रीमलाइन होगी, बराबर। दिस स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जितनी भी स्ट्रीमलाइंस है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बराबर। सो द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एंड मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज सेम। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। नाउ सी हियर, सपोज Vp is velocity of fluid at P। P पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी है। Vq is velocity of fluid at Q point. Similarly, Vr is the velocity of fluid at R point। मतलब जब फ्लूइड P से पास होता है, P पॉइंट से पास होता है, मतलब P पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से पास होता है, तो उसकी वेलोसिटी Vp है। जब वही फ्लूइड के पार्टिकल Q से पास होते हैं, मतलब Q से मतलब नॉट दिस पॉइंट बट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट Q, सपोज इट्स वेलोसिटी इज Vq, ठीक है। एंड व्हेन those fluid particle passes through the point R, suppose their velocity is Vr। is it clear to you? ठीक है। अब स्टूडेंट मैं क्या लिख रहा हूं आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग डेल्टा mp, समझना अच्छे से। व्हाट इज डेल्टा mp? तो डेल्टा mp इज मास ऑफ फ्लूइड passing through cross section at P in डेल्टा E है। देखो P पॉइंट पर से जो फ्लूइड पास हो रहा है, P पॉइंट पर से मतलब कि जो पूरा क्रॉस सेक्शन है वो P पॉइंट पर से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका मास, मतलब P पॉइंट पर से डेल्टा टी टाइम में, सुनना फिर से, P पॉइंट पर से डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड पास होगा उसका मास ये डेल्टा है। आई रिपीट, डेल्टा mp इज द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन है ना उसमें से डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड पास होगा उसका मास है। अब ये मास का मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा आप समझो जरा। तो स्टूडेंट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बराबर। ओके, तो वही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, ठीक है। एक मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं कि AP, AQ, AR आर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट P, Q, R रिस्पेक्टिवली, बराबर। मतलब P पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया AB, Q पॉइंट पर ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया AQ और R पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया AR, ठीक है। तो
कैसे लिखूंगा मैं डेल्टा एमपी का फॉर्मूला? हाँ, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब स्टूडेंट, वॉल्यूम इज एरिया, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आप ये फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आप में से किसी को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये कैसे आपने बोला, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। स्टूडेंट, ये एक सिलेंडर है, ठीक है? इस सिलेंडर की लेंथ है L, सिलेंडर की लेंथ है L, और ये सिलेंडर का ये जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो रेडियस है दैट इज R। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लास के अंदर कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बट एच के प्लेस पर मैं एल लिखा हूं क्योंकि यहां पर मैंने हाइट और लेंथ एक ही चीज होती है, तो मैंने उसको एल से डिनोट किया। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, और ये लेंथ है। तो लेंथ मतलब क्या? लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस। समझ में आया? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। डू यू कन्विंस विद दिस? बराबर, आप एग्री हो? मैंने आपको समझाया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं एरिया फॉर ए। अब डिस्टेंस, तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं दोनों चलेगा। वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। बराबर, तो आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। बराबर, मास का फॉर्मूला क्या है? मास का फॉर्मूला है डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज एरिया वेलोसिटी, बराबर, V फॉर वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। वॉल्यूम के लिए मैं कोई नोटेशन नहीं लिख रहा हूं, तो एरिया वेलोसिटी टाइम के प्लेस पर मैं लिखता हूं टाइम इंटरवल, एंड डेंसिटी इज रो। तो फिर मेरा फॉर्मूला होगा ए वी रो डेल्टा टी। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट यहां पर मैं डेल्टा एमपी का फॉर्मूला में लिखूंगा ए पी वी पी रो पी डेल्टा टी। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये सब मैं रद्द कर देता हूं क्योंकि ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, पर आप इसको डेफिनेटली लिखना क्योंकि इसी से आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि फॉर्मूला उसका क्या है। ओके, सो डेल्टा एमपी इज इक्वल टू एपी वीपी रोपी इनटू डेल्टा टी। आई बात समझ में? ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एम क्यू, अब यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता हूं कि डेल्टा एम क्यू क्या है, आप इसके ऊपर से समझ जाओ, मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट क्यू इन अ डेल्टा टी टाइम। तो दिस इज ए क्यू वी क्यू रो क्यू इंटू डेल्टा टी टाइम। सिमिलरली डेल्टा एम आर इज इक्वल टू ए आर वी आर रो आर इंटू डेल्टा लिख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट मैं क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? आज तक तो आया नहीं कभी ये कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने भी कभी बोला नहीं, ठीक है, बट very easy to understand. Student, mass of the fluid passing through any cross section in a given time is constant. The fluid is neither created nor destroyed at any point in the
ट्यूब ऑफ फ्लूइड। देखो ऐसा सब लिखा हुआ नहीं है, बराबर। तो जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है, बिल्कुल वैसे ही एक कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि गिवन टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में से जो फ्लूइड पास होता है उसका मास, उतना ही मास उतने ही टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में से पास होगा, और उतना ही मास उतने ही टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में से भी पास होगा। So mass of the fluid passing through this cross section in a delta t time, mass of the fluid passing through this cross section in a delta t time, and mass of the fluid passing through this cross section in a delta t time is same. So according to conservation of mass, delta np is equal to delta nq is equal to delta mr, बराबर। डेल्टा एनपी इज इक्वल टू डेल्टा एनक्यू इज इक्वल टू डेल्टा एमआर। आपको बात समझ में आ गई है कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ये जो पी पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है विच इज अ स्मॉलर, क्यू पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है विच इज लार्जर, और ऐसा एज्यूम करो कि आर पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज सिमिलर टू पी पॉइंट। नॉट नेसेसरी कि ऐसा भी होना चाहिए, बट mass of the fluid passing through this cross section in a delta t time, मतलब delta t टाइम में इस p पॉइंट वाले क्रॉस सेक्शन में से जो फ्लूइड पास होता है उसका मास, डेल्टा t टाइम में इस q पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका मास, और डेल्टा t टाइम में r पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका मास, ऑल आर इक्वल। मतलब कि 1 सेकंड में सपोज यहां से 1 सेकंड में सपोज यहां से 10 लीटर फ्लूइड पास होता है, तो फिर 1 सेकंड में यहां पर भी 10 लीटर ही फ्लूइड पास होगा, 1 सेकंड में यहां पर से भी 10 लीटर की फ्लूइड पास होगा। आई बात समझ में? ठीक है, कहने का मतलब मेरा वो था। तो स्टूडेंट मैं यहां पर लिखूंगा एपी वीपी रोपी, एपी वीपी रोपी डेल्टा टी, ए क्यू वी क्यू रो क्यू डेल्टा टी, ए आर वी आर रो आर डेल्टा टी। मैं लिख सकता हूं, मैं डेल्टा टी को कैंसिल कर दूंगा फ्रॉम ऑल द 3 टर्म्स, तो फिर मुझे मिलेगा ए पी वी पी रो पी, ए क्यू वी क्यू रो क्यू, ए आर वी आर रो आर। अब एक बात समझो स्टूडेंट, रो पी इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट पी, रो क्यू इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट क्यू, रो आर इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट आर। स्टूडेंट जो फ्लूइड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, तो सिंस फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड कैसा होता है? इनकंप्रेसिबल होता है। फ्लूइड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो सकता है कंप्रेस, पर कब? when the pressure is tremendous, for an example at the bottom of the ocean। पर वैसा प्रेशर तो नॉर्मल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हमको यही मानना है कि फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। तो फ्लूइड अगर कंप्रेस ही नहीं हो सकता है तो फिर उसकी डेंसिटी तो चेंज होने का सवाल ही नहीं है। So since fluid is incompressible, its density at every point remains constant. So हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AP VP is equal to AQ VQ is equal to AR VR। लिख सकते हैं। देखो A क्या है? A is the area of cross section of the tube at point P. VP is velocity of the fluid at point P। वैसे ही आप इनके भी मतलब अपने आप समझ लो। AQ is the area of cross section at point Q, VQ is the velocity of the fluid at point Q। आई बात समझ में? तो मैं इन जनरल में लिखूंगा क्या? इन जनरल AV is equal to constant। इन जनरल AB is equal to constant, मतलब कि
द प्रोडक्ट ऑफ, सुनना ध्यान से, बहुत ही काम का है, बुक में हर एक चीज डिटेल में नहीं होती है, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू एलोबरेट द थिंग्स, बराबर, डिटेल में समझाना। तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, V is the velocity of the fluid at that cross section. So A और B का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। A और B का जो प्रोडक्ट होता है वो स्टूडेंट कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट होता है, सुनना, ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट होता है, A और B का प्रोडक्ट जो कांस्टेंट होता है, दैट इज वैलिड एट ऑल द पॉइंट्स। मतलब P पॉइंट पर प्रोडक्ट कांस्टेंट है A और B का, Q पॉइंट पर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, R पॉइंट पर प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो दिस कांस्टेंट प्रोडक्ट इज, दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, सुनना, दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट इज वैलिड कंटिन्यूअसली एट ऑल द पॉइंट। द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट is valid continuously at all the point. That's why this equation is known as equation of continuity. क्योंकि ये जो AB इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ये कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली हर जगह पर फॉलो है। सो AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझ में आया? तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Above is equation of continuity। आई बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो, देखो ध्यान से सुनना, आगे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो A और B होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, तो AB को क्या कहते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि ये जो AB होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, बराबर। तो एरिया इनटू वेलोसिटी, ओके, ये जो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है स्टूडेंट, दिस इज नोन एज द वॉल्यूम फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम फ्लक्स कहते हैं। दिस इज नोन एज वॉल्यूम फ्लक्स, बराबर। आप बोलोगे सर कैसे? AB को वॉल्यूम फ्लक्स क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। AB इज नोन एज द वॉल्यूम फ्लक्स। सबसे पहले वॉल्यूम फ्लक्स को मैं डिफाइन कर देता हूं कि वॉल्यूम फ्लक्स होता क्या है। वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, volume of liquid passing through cross section in unit time is called volume flux। Volume of liquid passing through cross section in unit time is called volume flux, बराबर। अब देखो, ये जो AB है, इस AB को कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। कैसे बोलते हैं मैं आपको समझाता हूं। एरिया को मैं एज इट इज रहने देता हूं। ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो स्टूडेंट, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम होता है, ये तो मैंने आपको समझाया। एरिया इनटू डिस्टेंस, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, ओके, वही चीज को। तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम। तो ये हुआ वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। अगर आप वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड करोगे, कोई भी क्वांटिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो ना, तो उसमें फिर आप बोल सकते हो यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज
AB. तो व्हाट इज AB? AB इज द वॉल्यूम फ्लक्स. मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको समझाऊं कि AB को वॉल्यूम फ्लक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आएगा. तो AB को क्या कहते हैं? AB को कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. आई बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं एक और नाम देता हूं, वॉल्यूम फ्लक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम फ्लक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. तो उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम. बराबर? तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. ठीक है. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? ये जो है वॉल्यूम फ्लक्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, उसका यूनिट क्या होगा? तो स्टूडेंट उसका यूनिट होता है, उसके देखो दो यूनिट होते हैं. एक यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब अगर आप लिक्विड को वॉल्यूम में अगर मीटर क्यूब लिखते हो तो मीटर क्यूब पर सेकंड आप लिख सकते हो, बट उसको ऐसे भी लिखा जाता है लीटर पर सेकंड. क्या लिखा जाता है? लीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है. बराबर? ओके. और मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, लिक्विड के लिए आगे न्यूमेरिकल में काम में आएगा. क्या बता रहा हूं मैं आपको? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर. तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 लीटर, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर उधर सब लिख रहा हूं. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. काम में आएगा डेफिनेटली, आगे न्यूमेरिकल में आएगा. ठीक है. तो इसको कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स, उसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. और आगे टॉपिक में शायद न्यूमेरिकल में ये रेट है ना, तो रेट स्टार्ट विथ आर अल्फाबेट, तो इसलिए उसको कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है. समझ में आई बात? तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और मैंने आपको बोला था बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक कि मैं आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, तो वो भी हम अब डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो कि आपको याद रखने हैं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए. बराबर है? तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेरिवेशन है, वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब AB इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. AB इज इक्वल टू कांस्टेंट. समझ में आया? तो AB इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब स्टूडेंट V is, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, V is inversely proportional to the area of cross section. What is the meaning of this? The point where area of cross section is smaller, speed of the fluid is larger. तो P point पर area of cross section smaller है. Area of cross section is smaller at P than the area of cross section at Q point. बराबर? देखो P पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, Q पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर है. तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन P इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन Q. P पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी लार्जर होगी, Q पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी लेस होगी. समझ रहे हैं ये बात? So at point P, area of cross section is smaller. At point Q, area of cross section is हाँ बराबर बोला. At P, area of cross section is smaller. At Q, area of cross section is larger.
velocity at cross section P will be larger than the velocity at cross section Q. समझ में आ गई आपको ये बात? ठीक है, ओके। तो ये है। अब स्टूडेंट दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप देखो, एक ऑब्जर्व करो कि मैंने आपको बोला था कि स्ट्रीमलाइंस तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बराबर ना? तो जितनी स्ट्रीमलाइन, आई आल्सो टोल्ड यू दैट द सेम सेट ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर पासिंग थ्रू P, Q एंड R। तो P में से 1 2 3, ओके, मैंने ओरिजिनली तो 3 ही शो की थी और आपको समझाने के लिए ज्यादा ड्रॉ कर दिया। तो P में से 3 लाइन पास होती है, Q में से भी 3 लाइन, R में से भी 3 लाइन, बट at point P the spacing of streamline is less। मतलब यहां पर ये एक स्ट्रीमलाइन, फर्स्ट स्ट्रीमलाइन, सेकंड स्ट्रीमलाइन, थर्ड स्ट्रीमलाइन, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रीमलाइन के बीच में जो डिस्टेंस है P पॉइंट पर वो लेस है, सेकंड और थर्ड स्ट्रीमलाइन के बीच का डिस्टेंस भी लेस है, बट Q पॉइंट पर दैट डिस्टेंस इज लार्ज। समझ में आया आपको? सो इसका मतलब क्या होगा कि द पॉइंट वेयर द स्ट्रीम लाइन स्टार्ट्स, सुनना आगे काम में आएगा, द पॉइंट वेयर द स्ट्रीम लाइन्स आर क्राउडेड वेलोसिटी इज लार्ज। द पॉइंट वेयर स्ट्रीम लाइन्स are crowded, velocity is large, velocity of the fluid is large। The point where streamlines are sparse, मतलब स्पेर्स मतलब अलग अलग, दूर दूर, स्पेर्स, क्राउडेड एंड स्पेर्स आर ऑपोजिट, वेलोसिटी इज स्मॉल। तो यहां पर स्ट्रीमलाइंस क्लोज है, वेलोसिटी लार्ज है, Q पॉइंट पर स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है, वेलोसिटी लेस है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब स्टूडेंट एक दूसरी भी मैं आपको बात बता रहा हूं कि जहां पर वेलोसिटी हाई होती है वहां पर प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज लेस। द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज लार्ज, स्ट्रीमलाइंस are crowded, streamlines are crowded, there वहां पर pressure of fluid is low। and अब दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखता हूं, इसी में लिख देता हूं, वैसा वर्षा। कहने का मतलब यह है, वैसा वर्षा का मतलब यह है कि उससे ऑपोजिट। द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज लार्ज, स्ट्रीमलाइंस आर क्राउडेड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज लो। द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज लो, यहां पर वेलोसिटी लो है, स्ट्रीमलाइंस आर स्पेर्स, प्रेशर इज हाई। ये आप लिख लेना, मैंने तो ऐसा लिख के छोड़ दिया। आई बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट, दूसरा भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं, ये लिख लेना। ये सब आपको नोट्स में देखने को नहीं मिलेगा, बट ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा देखो, मैं आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कुछ एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट आपके घर में सपोज गार्डन है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो नहीं है तो कैसे समझ सकते हो वो भी समझूंगा। तो अगर आपके घर में सपोज गार्डन है या फिर आपके घर के बाहर ओपन स्पेस है एंड यू वांट टू स्प्रिंकल द वाटर, आपको वहां पर पानी को ऐसे छांटना है, ठीक है?
तो यू हैव अ पाइप, आपके पास एक पाइप है, यू वांट टू वाटर द प्लांट्स, आपको प्लांट्स को, पौधों को पानी देना है, और आपके पास एक पाइप है, बट दैट पाइप इज शॉर्ट, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट पाइप है, उसकी लेंथ कम है, सो दैट पाइप कैन नॉट रीच टू द प्लांट्स, प्लांट्स तक वो पाइप पहुंच नहीं सकता है। तो आप क्या करते हो, दूर दूर तक के प्लांट्स को पानी देने के लिए क्या करोगे, योर कॉमन एक्सपीरियंस, कभी ना कभी तो लाइफ में किया ही होगा कि एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप, एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप यू पुट योर फिंगर, आप अपनी फिंगर को ऐसे रख देते हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, you are reducing the area of cross section, you are reducing the area of cross section by putting your finger at the open end of the pipe. So when the area of cross section decreases, velocity increases, बराबर, जो उसमें से पानी निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड दैट फ्लूइड कैन बी थ्रोन टू द लॉन्ग डिस्टेंस। समझ में आया आपको ये? अगर आपके घर में पाइप वगैरह नहीं है, आपको ये सब काम नहीं करना है, तो एक काम करना सीधा, आपके घर में वॉश बेसिन में जो नल होगा, वो नल के ओपन एंड पर आप अपना थंब रख देना, मतलब डोंट कवर इट फुल्ली, यू कवर इट हाफ, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिड्यूस, वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट विल इंक्रीज लार्जली, बराबर, ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा, स्टूडेंट, आप कभी पिकनिक मनाने के लिए अगर कोई ऐसे स्पॉट पर गए हो कि जहां पर वाटरफॉल है, तो आप लोगों ने एक पॉइंट नोट किया होगा कि सपोज ये हिल है, ये हिल है, बराबर, ये ऐसी हिल जैसा है, मतलब एक ऐसी पहाड़ी जैसा है, और यहां से पानी गिर रहा है, सो द फ्लो ऑफ वाटर इज लाइक दिस, बराबर, जो वाटर का फ्लो है ऐसा है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, as the flow is coming down, as the flow is coming down, it becomes narrow, it becomes narrow, but at the top the flow is having the larger cross section area. Here area of cross section is large, and here area of cross section is small. I am talking about the waterfall. ये जो दिख रहा है ना आपको ऐसा ट्रायंगल के शेप का, ये वाटरफॉल में से जो पानी गिर रहा है वो है। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्ज, सो वेलोसिटी इज लेस, एंड हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल, सो वेलोसिटी इज लार्ज। सो पॉइंट इज दैट कि व्हेन द वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम द फॉल, व्हेन द वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम द वाटरफॉल, तो नीचे आते आते उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस क्यों हो जाता है? At the top the area of cross section is larger, तो नीचे जब आता है तब भी area of cross section large क्यों नहीं होता है? Because when the water is falling, स्टूडेंट आपको पता है, मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी नीचे गिरती है, whenever any body is falling down, its speed increases. So at this point, speed of water is less. At this point, the speed of water is more. So speed and area of cross section are inversely proportional. So here speed is more, so area of cross section is narrow. Here speed is less, so area of cross section is larger. This is due to gravity. Gravity के वजह से यहाँ पर वेलोसिटी हाई होती है, एरिया लेस होता है, यहाँ पर वेलोसिटी लेस होती है, एरिया हाई होता है। तो दिस इज ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक इस वीडियो में जितना भी समझाया अभी तक आपको सब समझ में आया होगा।